हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम सी प्लस प्लस की रिवीजन करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो हम जस्ट इसमें कुछ बेसिक्स कवर करेंगे। बेसिक्स तो हम इसमें कवर नहीं करेंगे, तो बस कुछ टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं सी प्लस प्लस के हम वही कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्लासेस क्या होती हैं, ये सारा का सारा आपको बेसिक पता ही है कि क्लास क्या होती है सी प्लस प्लस में। हम बस बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टडी करेंगे। So the first point is the difference in a structure and a class in C++ is that by default the members of a class are private while that of structure are public। कि हमारे जो से स्ट्रक्चर होता है सी प्लस प्लस में, उसमें जो से हमारे मेंबर्स होते हैं दैट आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, कि मतलब पहले से ही वो प्राइवेट होते हैं। बट जो से स्ट्रक्चर्स होते हैं डेट आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट, मतलब कि पहले से ही वो पब्लिक होते हैं। कौन? हमारे मेंबर्स जो भी हमारी क्लास के होंगे, या फिर डेट ऑफ स्ट्रक्चर। तो क्लास का सिंटेक्स क्या होता है? बेसिक आई एम जस्ट शोइंग द सिंटेक्स। इट इज क्लास, क्लास का नेम आ जाएगा, प्राइवेट, पब्लिक। तो ये दो चीजें आती हैं, प्राइवेट और पब्लिक। इसको हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, व्हाट इज प्राइवेट एंड व्हाट इज पब्लिक। जो सी प्राइवेट है इसकी कोई जरूरत नहीं होती बिगनिंग में हमें मेंशन करने की, क्योंकि जो सा हमारा प्राइवेट पार्ट होता है दैट इज बेसिकली बाय डिफॉल्ट इनिशियली जो सी क्लास स्टार्ट होती है दैट इज प्राइवेट। तो हमें जरूरत नहीं होती इनिशियली ये प्राइवेट लिखने की। तो जैसे अपने वेरिएबल्स आ सकते हैं, फंक्शंस आ सकते हैं, प्राइवेट पब्लिक में भी कुछ वेरिएबल्स आ जाएंगे, कुछ फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक क्लास की, ये क्लास होती है, क्लास से ही आगे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। क्लास की कोई भी मेमोरी नहीं स्टोर की जाती सी प्लस प्लस में अनटिल एंड अनलेस एक ऑब्जेक्ट नहीं बना दिया जाता। एक ऑब्जेक्ट की जो सी मेमोरी है वो क्लास स्पेशली स्टोर की जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट, की पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है इन द क्लास। सो जो से पब्लिक होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डेटा की एंट्री होती है। ये देखो जैसे पब्लिक एरिया है तो यहाँ पर मैंने डेटा और फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ भी पब्लिक डेटा डालूंगा और कोई कुछ भी यूजर डालेगा तो जाके वो, यानी कि यूजर इसके डेटा और फंक्शंस में अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है। बट जो सा प्राइवेट एरिया देखो, इट इज हिडन फ्रॉम द पब्लिक डेटा, नो एंट्री टू द प्राइवेट डेटा। यहाँ पर प्राइवेट डेटा जा ही नहीं सकता, देखो कहीं से एंट्री नहीं है। ठीक है। तो जो सा हमारे ये जो से प्राइवेट एरिया होता है इसको सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एरिया के फंक्शंस ही कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि इसको मैनिपुलेशन के लिए हमें पब्लिक एरिया के फंक्शंस ही इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं इन द प्राइवेट एरिया। Public data can be accessed out of the class, but private data cannot be. Only class functions can access the private data. Further, हम ये देखते हैं ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस, कि सी प्लस प्लस से ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट बाय क्लास अंडरस्कोर नेम, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, और बाय सिंपलिंग बाय ऐड, और बाय सिंपली बाय एडिंग एट द एंड ऑफ द क्लास। हम क्लास को, क्लास से हम ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं? जस्ट बाय दिस राइटिंग दिस सिंपल सिंटेक्स, कि अपने पहले क्लास का नाम लिख दो जो भी आपने क्लास डिक्लेयर की है, फिर उसके वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर दो। तो या फिर आप डायरेक्ट अपनी क्लास के एंड में ले सकते हैं। let us see this with the program। तो ये एक प्रोग्राम है जो कि क्लास को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि क्लास को बेसिकली कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो दिस इज हैशटैग इंक्लूड IOStream, दिस इज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, एंड द फर्दर इज यूजिंग नेमस्पेस std। ये आपको बेसिकली पता है कि जो ये जो हमारी हेडर फाइल है दैट इज यूज्ड इन C++, एंड द फर्दर इज the namespace that is created for that is the namespace which contains your cout and cin, because हमारे C++ में बहुत सारे टाइप्स के namespace हो सकती हैं। further there are classes। तो further हम क्लास को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? so first राइट क्लास देन ऑब्जेक्ट का नेम। तो ये क्लास नेम आ गया है, मतलब ये ऑब्जेक्ट नेम, सॉरी, ये आपकी क्लास का नाम रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये मैंने आगे क्लास में कुछ ये स्ट्रिंग नेम। सी प्लस प्लस में हमें अपना करेक्ट जो हम एक करेक्टर एरे विच मींस जिसे हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं, उसके लिए हम ये डेटा टाइप स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं रादर देन राइटिंग द करेक्टर नेम ब्रैकेट कार नेम ब्रैकेट देन अमाउंट यू से। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रिंग ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। देन फर्दर आई हैव declared an int age variable which is in the private data। ये क्लास में इनिशियली हमारे जैसा
ये जो सा डेटा है ये दिस इज इन प्राइवेट। फॉर एग्जाम्पल हमारा पब्लिक है, पब्लिक में मैंने कुछ फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं जो कि डेटा लेंगे और डेटा शो करेंगे। सो दिस इज जस्ट बेसिक। तो ये फिर मैंने मेन फंक्शन में अपना ये अपना क्लास, ये मैंने एक क्लास से ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर लिया और इसी ऑब्जेक्ट से मैंने आगे ये फंक्शंस को बुलाया। तो फंक्शंस को बुलाने के लिए मैं सपोज करूँ मैंने ऑब्जेक्ट ओ से मैंने डिक्लेयर कर दी अपनी क्लास को, क्लास से ऑब्जेक्ट को, तो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम ओ हो गया। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट में कोई भी पब्लिक फंक्शन कुछ भी यूज करना तो आई माइट बी यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। इस डॉट ऑपरेटर से मैं उसके कोई भी पब्लिक फंक्शन या फिर मेंबर को, डेटा मेंबर को यूज कर सकता हूँ। सो आई एम एक और चीज कि जो से हमारे जो से जैसे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं हम बोलते हैं डेटा मेंबर्स, और ये जो से हमने फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं हम बोलते हैं मेंबर फंक्शंस। सो लेट अस run this program and let us see what is happening. If I run this program, enter name, so this is the name and age has been printed. So coming back here on the slide, but we have हमने object को बनाना देखा भी अपने program में कि how we create an object and how we access any object through a dot operator. Next we are just saying कि how to create an array of objects. So this can be done by नेमिंग ए क्लास, कि अपने क्लास का नेम यूज करो, फिर अपना वेरिएबल नेम यूज करो, फिर जैसे बेसिक आप अपने एरे को डिक्लेयर करते हो वैसे ही आप अपने ब्रैकेट्स में एंड में इसे डिक्लेयर कर लो। सो लेट अस सी दिस थ्रू अ प्रोग्राम। सो दिस इज our program for wait, so this is our program for array of objects. First of all, like we all do, hashtag include iostream using namespace std, क्लास अपने डिक्लेयर कर ली, क्लास में मैंने अपने मेंबर फंक्शन मेंबर डेटा मेंबर्स डिक्लेयर कर लिए इन द प्राइवेट सेक्शन, क्योंकि मैं वैसे इनको प्राइवेट सेक्शन में इसलिए डिक्लेयर करता हूँ ताकि कोई बाहर से मेरे इनके अंदर चेंजेस ना कर पाए, मतलब कि प्राइवेट इनमें कुछ, बल्कि कोई यूजर अपनी मर्जी से इसमें कोई चेंजेस ना कर पाए। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग C++ इज दैट कि आपको डेटा की सिक्योरिटी मिलती है इस पे, क्योंकि कोई भी एरर गैर आके अपने आपके इन फंक्शन से, बल्कि जो भी आपने डेटा रखा हो उससे पंगे नहीं ले सकता। तो नेक्स्ट पब्लिक में मैंने अपना void data show data जैसे क्लास डिक्लेयर किया। नाउ व्हाट आई हैव डन इन मेन फंक्शन, मैंने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया int n cout, मैंने नंबर ऑफ पर्संस पूछ लिए कि मेरे पास, क्योंकि मैंने अपना वही ऑब्जेक्ट जो सा मैंने फर्स्ट प्रोग्राम में लिया था उसी से ही मैंने डायरेक्ट सारी की सारी क्लास डिफाइन की है। सो मैंने यहाँ पे पूछ लिया नंबर ऑफ पर्संस कितने, तो उसने मुझे n नंबर ऑफ पर्संस बता दिए। सो ये ऑब्जेक्ट में मैंने ऑब्जेक्ट मैंने क्लास का नेम यूज किया, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और ये मैंने नंबर मेंबर्स बता दिया कितने मेंबर्स हैं मेरे पास। फिर मैंने फॉर लूप लगाई, ये ब्रैकेट्स लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी, क्योंकि वन लाइन लूप है ये। तो मैं इस लूप में अपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करूंगा, मतलब कि लूप में ले लूंगा उनकी वैल्यूज। मैंने लूप में गेट डेटा को बुलाया और लूप में शो डेटा को बुलाया। तो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस प्रोग्राम। enter number of persons, I'm entering 2. Sorry, I guess अब ये प्रोग्राम में थोड़ी डिफिकल्टी। सी तो ये हमारे पास आ गया, इफ यू कैन सी यहाँ से यहाँ। ओके, ये बेसिकली मैं डबल एंटर दबा दिया तो थोड़ी प्रॉब्लम थी। लेट अस फर्दरमोर टू आवर स्लाइड पर जाने से पहले आई वुड लाइक यू टू see the use of the getLine function in the C++. Basically मैंने यहाँ पर एक getLine function use किया है, that is here. What is the role of this getLine function? देखो, अगर आप C++ में
ऐसे ही सी इन से ही आप कोई स्ट्रिंग में एंटर करवाओगे। सपोज करो मेरा नाम विशाल सहगल है, तो मैं बीच में स्पेस देना चाहता हूँ विशाल और सहगल के, तो दैट स्पेस माइट नॉट कम। ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्योंकि वो उसे नल कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर लेगा एंड ही माइट बी गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन, मतलब कि वो आपको आपका प्रोग्राम में रन टाइम एरर आ जाएगा। सो टू गेट दैट नल कैरेक्टर बिटवीन कि जो सी वो स्पेस है, जो सी मेरे नाम के बीच में विशाल और सैगल के बीच में जो सी वो स्पेस है, टू अचीव दैट आई एम यूजिंग द गेट लाइन फंक्शन, गेट लाइन सी इन नेम। मतलब कि सी इन में मैं लाइन बाय लाइन ये मतलब कि अपने फंक्शन को यूज कर रहा हूँ गेट लाइन को, दिस इज द सिंटेक्स। तो यहाँ पर बेसिकली गेट लाइन, ये मेरा सी इन जो कि मेरी नेम स्पेस के अंदर है, मतलब कि सी इन करना है गेट लाइन में, और मेरा नेम यानी कि मैं अपने वेरिएबल का नेम दे रहा हूँ, मतलब कि मेरा यहाँ पर स्ट्रिंग का नेम दे रहा हूँ, मतलब कि you can understand what is the very name here. So if I run this program, what I'm getting, enter name, sorry, let me run it twice. So as you can see, I have entered my name Vishal Sehgal और मेरा नाम विशाल सहगल आ गया। So now let us move to our slides. So हमने ये 3 पॉइंट्स देख लिए हैं, ठीक है। तो for defining function in C++, either we can define in the class or outside the class with the help of the scope resolution operator by return underscore type class underscore name with the scope resolution operator, which is double dots function underscore name argument is. अगर आप थोड़ा सा पीछे देखें तो जो सा मैंने अभी कोड बताया गेटलाइन वाला, इन दैट यू कैन सी कि मैंने जो सा अपना फंक्शन है उसको क्लास से बाहर डिफाइन किया है। तो मैं उसे ऐसे भी कर सकता हूँ, लाइक यू कैन सी द लास्ट, और थोड़ा सा पीछे की तरफ स्किप करके आप देख सकते हैं रिवाइंड करके। सो द फर्दर इज, अब यहाँ पर हम इनलाइन फंक्शंस की बात करते हैं। व्हाट आर द इनलाइन फंक्शंस? इनलाइन फंक्शन, हम किसी फंक्शन को इनलाइन बना सकते हैं जस्ट उसके आगे कुछ एक वर्ड इनलाइन लिख के, टू सेव सम मेमोरी। ठीक है, कुछ मेमोरी सेव हो जाती है इनलाइन फंक्शन लिखने से, क्योंकि बेसिकली कंपाइलर को जब भी आप किसी फंक्शन को चलाने के लिए बोलते तो वो हर बार उसे एग्जीक्यूट करता है। सो वंस इट माइट बी एग्जीक्यूटिंग योर इनलाइन फंक्शन, तो उसे दोबारा से ना, मतलब कि उसे प्रॉपर रीड करने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें एडिशन सिखा दूं तो उंगलियों पे सिखाऊं, तो तुम जब जैसे जैसे तुम्हें आदत पड़ती आएगी एडिशन की, तो तुम दोबारा से एडिशन उंगलियों पे थोड़ी ना करोगे, यू माइट बी लर्निंग समथिंग्स। ओके, तो वैसे ही कंप्यूटर तेरे आपके इनलाइन फंक्शन को लर्न कर लेता है, टाइप से समझ लो, जिससे उस फंक्शन को दोबारा से चलाने की जरूरत नहीं पड़ती कंप्यूटर, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप कुछ करने की जरूरत नहीं, तो वैसे चल जाता है। सो लेट अस सी द इनलाइन फंक्शन थ्रू द कोड. So this is the code for the inline function. I have included my header file using instead std class. In I have declared some data members. I have declared in the private section, and in public section I have declared a function. And now here I see, here is my inline function कि यहाँ पर मैंने अपना inline function use किया, inline void show data. इसमें आपने एक चीज को ध्यान रखना, अगर आपका ये जो सा inline function है ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, मीन्स ये तो चलो छोटा सा एक इनलाइन फंक्शन है तो इसे ये लर्न कर सकता है इजीली, बट अगर ये फंक्शन आपका बड़ा हो गया तो कंपाइलर आपकी इस फंक्शन की डिमांड की, अपने से इनलाइन बनाने की डिमांड को डिनाई कर देगा, और इससे आपका कंप्यूटर नहीं लर्न करेगा। मीन्स आपका फंक्शन रेगुलर फंक्शन की तरह ही चलेगा। इससे वैसे इनलाइन फंक्शंस के क्या बेनिफिट है? 2 बेनिफिट हो सकते हैं। एक तो हमारी मेमोरी बचेगी, दूसरा इससे क्या होएगा, जो सा आपका स्पीड है वो थोड़ी तेज हो जाएगी, मीन्स उसे एक एक स्टेप नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि वैसे एग्जीक्यूशन के लिए उसे प्रॉपरली समझ सकते हो, तो थोड़ी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। जैसे आप एडिशन परफॉर्म करते रहे, इनिशियली आप फिंगर से करो तो आपको टाइम लगता है, बट अगर आपसे कुछ अभी पूछ ले, क्योंकि आपने ग्रो किया इतना, तो आप इजीली बता लोगे कि 2 + 2 क्या होता है। यू माइट नॉट बी काउंटिंग लाइक 1 2 3 4 4 होता है, यू माइट बी जस्ट सेइंग इट इज 4। ओके, तो ये मैंने इनलाइन बना लिया फंक्शन, इनलाइन वॉइड शो डेटा, ये डेटा को शो करने के लिए बनाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा फंक्शन है। वैसे भी इनलाइन बना सकता है, नो प्रॉब्लम। तो इंट मेन मैंने अपना ये डिक्लेयर किया कुछ
वही अपने लूप्स लगाई, मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किया, लूप्स लगाई हैं 2 टू गेट डेटा एंड शो डेटा. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. So as you can see the console screen, तो यहाँ पर enter name of the guest पूछ रहा है कि what is the name of the guest. So I'm telling Henry, room number located 101, Brian 102. तो आपका डेटा सामने आ गया, मतलब कि वही आपका गेटलाइन फंक्शन जो मैंने इनलाइन फंक्शन यूज किया था. दिस इज द हाउ यू यूज एन इनलाइन फंक्शन इन C++. Further, moving towards static data members and static member functions. Static data members once defined for a class is saved in the memory once explicitly for all the objects. मतलब कि अगर आप कोई डेटा मेंबर को स्टैटिक बोल देते हो तो जो सा आपकी क्लास मतलब जो सा आपका कंपाइलर है, मतलब जो सा आपका कंप्यूटर है, वो उसके लिए मेमोरी में एक स्पेशल जगह एलोकेट कर देगा जस्ट वंस, क्योंकि वो सभी के सभी जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उसके लिए सिंगल टाइम वर्क करेगा, आपको जो सा स्टैटिक डेटा मेंबर होएगा. मतलब कि अगर आप फर्स्ट मेंबर में कुछ चेंज कर रहे हो उस आपके लिए, मतलब कि हर एक क्लास के लिए वो सेम ही होएगा. मतलब कि ऐसे नहीं तुमने अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना लिया तो फिर उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट और थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वो डेटा मेंबर बनेगा. तीनों का एक सेम डेटा मेंबर होगा. ये हम कोड में देखेंगे. हम थोड़ा सा और देखते हैं. स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन हैव ओनली access to static data members and can be declared simply by adding static in front of the data type of the integer. मतलब कि अपने just मतलब कि सॉरी यहाँ पर फंक्शन आएगा. आई हैव रिटन इंटीजर. आप जैसे आपने इनलाइन अपने अपने फंक्शन के सामने ये डाला था, वैसे ही आप अपने फंक्शन के आगे भी स्टैटिक डाल सकते हो. इससे स्टैटिक भी आपके फंक्शन के लिए एक बार डिफाइन होएगा. सो यू माइट बी वंडरिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड स्टैटिक. सो इनलाइन फंक्शन आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, बट स्टैटिक में एक प्रॉब्लम होती है कि it is only used to access static data member. वो static data member को यूज कर सकता है, जबकि inline आपका किसी भी फंक्शन के लिए हो सकता है. तो static member functions are explicitly used for static data members. ये हम कोड में देखेंगे. For both static data members and static member functions, their declaration is required outside the class, like int item, scope resolution operator, count, क्लास अंडरस्कोर नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम. मतलब कि आपको जो दोनों के दोनों आपके स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो कि आप क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हो, उसको आपको क्लास से बाहर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो मेमोरी में स्पेशली एक एक्सप्लिसिट जगह मिली उसको मेमोरी में, तो वो क्लास को खुद नहीं पता कहाँ चला गया है. मतलब कि एक बार अगर उसने दे दी तो ही डोंट नो वेयर इट हैज गॉन. तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हमें उसे दोबारा से बुलाना पड़ेगा, मतलब कि दोबारा से डिक्लेयर करना पड़ेगा इन आवर मेन फंक्शन. सो लेट अस सी दिस थ्रू द कोड. So this is the code for static data members and member functions. Like we did, मैंने इसमें अपनी header file declare कर ली and using namespace std. मैंने इसमें अपने क्लास चेस्ट डिक्लेयर की है, which might be मतलब कि ये हम आप इस कोड को पढ़ के समझ सकते हो. मतलब कि मैंने यहाँ पर ये देखो प्राइवेट सेक्शन में अपना एक इंट कोड और एक स्टैटिक इंट काउंट डिक्लेयर किया है. ये हमारे 2 डेटा मेंबर्स हैं. वैसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू बी नोटेड, क्योंकि ये स्टैटिक इंट काउंट है, ये स्टैटिक इंट काउंट है, तो क्योंकि इसको एक्सप्लिसिटली जगह मिल रही है हमारे इस मेमोरी में, सो क्या इसे क्लास का मेंबर यानी कि डेटा मेंबर बोलना सही रहेगा या नहीं रहेगा? लेट अस सी इन द कमेंट सेक्शन. टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि इसको स्टैटिक इंट काउंट को क्लास का डेटा मेंबर बोलना सही रहेगा नहीं रहेगा या नहीं रहेगा. तो ये मैंने स्टैटिक इंट काउंट यहाँ पर डिक्लेयर किया है, तो और मैंने पब्लिक में void set कोड और void show कोड वही अपना दिखाया, और यहाँ पर मैंने स्टैटिक इसका मेंबर
फंक्शन डिक्लेयर किया है विच विल बी शोइंग मी द वैल्यू ऑफ काउंट। मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ सेट कोड में कि वाले मेरे कोड में प्लस प्लस काउंट्स हो जाए। एक स्टैटिक की ये एक खूबी होती है कि जब आप कोई भी चीज को स्टैटिक बोल रहे हो तो वो इनिशियली काउंट को आपको 0 इनिशियलाइज कर देता है। तो मतलब कि मेरा इनिशियली जो सा कोड की वैल्यू है इट बी प्लस प्लस 0 दैट विल बी प्लस प्लस 1 0 प्लस 1 दैट विल बी 1। तो कोड में 1 हो जाएगा एट फर्स्ट ग्लैंस। तो लेट अस सी। तो मैंने तो यहाँ पर मैंने ये देखो यहाँ पर मैंने डिक्लेरेशन की अपने काउंट की इंट टेस्ट, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर विद काउंट। और ये मैंने मेन फंक्शन में कुछ टेस्ट क्लासेस कुछ टेस्ट ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, टेस्ट T1 T2 T1 सेट कोड T2 सेट कोड। देन आई माइट बी सेइंग माय टेस्ट शो काउंट, मतलब कि आई माइट बी सेइंग माय काउंट कि जो से हमारे काउंट यहाँ पर ये हमारा जो से काउंट है इसको दिखाएगा ना, जो से हमारा शो काउंट स्टैटिक फंक्शन बनाया है हमने। तो ये शो काउंट दिखा इसको इसकी वैल्यू दिखाएगा। फिर मैंने टेस्ट T3 डिक्लेयर किया तो फिर ये मुझे फिर से बताएगा कि मेरे इस काउंट मतलब कि ये मेरा काउंट जो मेरा स्टैटिक मेंबर है, स्टैटिक डेटा मेंबर है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो शो काउंट में यही होएगा कि जब मैंने थर्ड टाइम अपनी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया और T1 T2 T3 में मेरे कोड की वैल्यू दिखाई जाएगी, ऑब्जेक्ट नंबर कोड, मतलब कि मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया बेसिकली फर्स्ट 2 3। ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। सो एज यू कैन सी, क्योंकि मैं काउंट को प्लस प्लस कर रहा हूँ, मतलब कि यू कैन सी तो अपने काउंट को प्लस प्लस कर रहा हूँ तो काउंट भी चेंज हो रहा है एस विद द चेंज ऑफ कोड, क्योंकि प्लस प्लस काउंट यूज किया है तो इसमें काउंट में भी चेंज होएगा और कोड में भी काउंट की वैल्यू जाके स्टोर होएगी। तो 2 3 मतलब कि जब मैंने अपने इस टेस्ट T1 और T2 को चलाया, क्योंकि एट दैट मोमेंट मैंने सेट कोड नहीं किया था तो उसमें 0 और 1 आ गया था। जब ये हम हमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में ज़्यादा समझ आएगा कि इसकी वैल्यू 2 और 3 क्यों आई, नॉट 0 एंड 1 और 0 और 1 की जगह। तो ये बेसिकली इसकी आउटपुट है। So this was what we can talk about static data member and static member function. So let us move to our last topic, that is friend class. सॉरी अभी मैंने अपनी फ्रेंड क्लास बोल दिया फ्रेंड फंक्शन को। सो हम फ्रेंड फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज अ फ्रेंड फंक्शन। तो पहले हम यहाँ पर सारा रीड करके इसका अपना लास्ट कोड देख लेंगे, व्हाट इज अ फ्रेंड फंक्शन एंड व्हाट हाउ टू यूज इट। A friend function can have access to the private data of 2 or more classes, मतलब क्या क्या दो या फिर ज्यादा क्लासेस है, मतलब कि सिंपल 1 यहाँ पर 2 के 1 आना चाहिए। मतलब कि जो आपके फ्रेंड फंक्शन है वो एक ऐसा फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है जो 2 या फिर उससे ज्यादा क्लासेस के प्राइवेट मेंबर्स की एक्सेस होती है जिसके पास, उससे हम बोलते हैं फ्रेंड फंक्शन। जब हम कोड में इंप्लीमेंट करें तो ज्यादा समझ आएगा। मींस अगर मैं थोड़ा और अच्छी तरह बताने की कोशिश करूं, आपके पास 2 क्लासेस हैं, ठीक है, आप दोनों के प्राइवेट मेंबर दोनों के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हो, तो वो एक्सेस आपको कौन प्रोवाइड करेगा, वो भी थ्रू अ सिंगल फंक्शन। तो वो ए फंक्शन कौन है आपका फ्रेंड फंक्शन, मतलब कि आप अपने फंक्शन को फ्रेंड बना लोगे उस क्लास का। सो व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर दिस इज फ्रेंड void xyz, मतलब void नहीं यहाँ पर int भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। और important it should be declared in the class, हमें क्लास के अंदर इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, नॉट डिफाइन आप भले ही बाहर कर दो, बट इसे हमें क्लास के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा। इस ब्रैकेट के अंदर इसके आर्ग्यूमेंट्स भी आ सकते हैं, यू कैन आल्सो पुट आर्ग्यूमेंट्स इन द फ्रेंड फंक्शन। इट इज जस्ट लाइक दिस योर सिंपल फंक्शन, बट इट इज अ फ्रेंड ऑफ क्लास, मतलब कि आप उसके क्लास के डेटा मेंबर्स को इजीली एक्सेस कर सकते हो विच आर इन द प्राइवेट पार्ट, ठीक है। तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों को कर सकता है, नॉट ओनली प्राइवेट टू बी स्पेसिफिकली, दोनों को कर सकता है, क्योंकि हम पब्लिक में कुछ करते नहीं तो हम स्पेसिफिकली प्राइवेट ही बोल देते हैं यहाँ पर। It is not in the scope of the class to which it has been declared as friend। ये जो सा आपका फ्रेंड फंक्शन है, ठीक है, ये आपके क्लास के स्कोप में नहीं होता, मतलब कि क्लास के मतलब आपने 2 क्लासेस के अंदर किया तो आपको ऐसे नहीं कि ओ डॉट
आपको फ्रेंड फंक्शन दिख जाएगा, जैसे आप सेट डेटा, शो डेटा दिखाते हो, लेकिन आपने एक फ्रेंड फंक्शन वहां पर डिक्लेयर कर दिया, तो ओ डॉट से वो फ्रेंड फंक्शन नहीं यूज कर सकते। यही हमारा सेकंड पॉइंट है, सिंस इट इज इन नॉट in the scope of the class, it cannot be called using the object of that class। कि आप o dot, मतलब कि मैंने मान लो फ्रेंड एडिशन को, मतलब कि मैंने दोनों के प्राइवेट मेंबर्स को ऐड करने के लिए एक फ्रेंड फंक्शन यूज किया है, विच इज आवर कोड, वी विल सी इट। तो अगर मैंने वहां पर यूज किया है, तो ऐसे नहीं कि o डॉट एडिशन को मैं ऐसे कॉल कर सकता हूँ, नो, दैट इज रॉन्ग। वो आपका, जैसे आप सिंपल फंक्शन को इन्वोक करते हो, मतलब कि जैसे आप एक सिंपल फंक्शन को बुलाते हो अपने मेन फंक्शन में, वैसे ही आप अपने फ्रेंड फंक्शन को बुला सकते हो। इट कैन बी इन्वोक्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आप अपने नॉर्मल फंक्शन की तरह इसे बुला सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के बिना। Unlike member function, it cannot access the member's name directly and has to use an object name and dot membership operator with each name। ठीक है, ये अपने मेंबर, ये जैसे इसके मेंबर फंक्शंस की तरह आप इसे नहीं डिक्लेयर कर सकते, जैसे मैंने बोला कि a डॉट कुछ भी करके नहीं बुला सकते मीन्स। बट इसके अंदर अगर अपना कुछ ऑब्जेक्ट का कोई डेटा मेंबर यूज करना है, तो उसके लिए आपको a डॉट एक्स यूज करना पड़ेगा। मीन्स जैसे मैंने बोला अभी आपको कि आप इसे नहीं बुला सकते हो, कि ये आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के फंक्शन में नहीं दिखेगा। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट फंक्शन बट इज अ सिंपल फंक्शन। लेकिन अगर आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। क्योंकि सपोज करो अब दो ऑब्जेक्ट्स के मैंने, क्योंकि क्लास से ही आपको ऑब्जेक्ट, क्लास से आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट डॉट कर सकते हैं, अब हम कोड में ही देखेंगे। It can be declared either in the public or the private part of the class without affecting its meaning। या भले प्राइवेट में बनाओ या फिर पब्लिक में बनाओ, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि कोई, मतलब कि कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, भले प्राइवेट में बनाओ पब्लिक में बनाओ, क्योंकि उसने प्राइवेट को या फिर पब्लिक में दोनों को ही एक्सेस कर पाएगा। यूजुअली इट हैज ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट्स। ज्यादातर केसेस में फ्रेंड फंक्शन में आपके ऑब्जेक्ट ही आर्ग्यूमेंट लिए जाते हैं, क्योंकि आपने बेसिकली करना क्या है फ्रेंड फंक्शन से, आप अपने फ्रेंड फंक्शन से क्लास के प्राइवेट पार्ट को एक्सेस करना चाहते हो। तो उसके एक्सेस करने, अगर आप किसी क्लास को एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, और वही ऑब्जेक्ट, और अगर वो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होएगा तभी आप उसके प्राइवेट मेंबर फंक्शन से को एक्सेस कर सकते हो। ये अभी हम इसका कोड देखते हैं। So this is the last code that we are about to discuss। So hashtag यही वो अपनी हेडर फाइल डिक्लेयर की यूजिंग नेमस्पेस std। तो ये मैंने यहाँ पर, ये देखो एक क्लास को ना, मैंने ये देखो क्लास एबीसी को मैंने नीचे डिक्लेयर किया, मतलब नीचे डिफाइन किया, बट इसकी डिक्लेरेशन पहले कर दी। ये भी हम देखते हैं, फ्रेंड क्लास में इसकी थोड़ी जरूरत थी, तो मैंने क्लास एबीसी को फॉरवर्ड की डिक्लेरेशन की है पहले से। तो अगर इस पर पहले से डिक्लेरेशन का बोलते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, तो मैंने फॉरवर्ड डिक्लेरेशन किया एबीसी क्लास की, और मैंने क्लास एक्स वाई जेड में क्या किया, एक उसमें मैंने इंट डेटा लिया, पब्लिक वॉइड सेट वैल्यू इंट वैल्यू, मतलब कि ये मैंने एक सेटर डिक्लेयर किया, दिस इज सेटर, कि ये कुछ वैल्यू सेट करेगा इसके अंदर। दिस इज ये सेटर भी नहीं, वैल्यू ले रहा है, तो दिस इज अ गेटर, क्योंकि ये मेन फंक्शन से वैल्यू लेगा, दिस इज अ गेटर नॉट सेटर। सेटर में आप बेसिकली यहाँ ही इसके अंदर ही, डेटा के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं होती, आप ऐसे ही डायरेक्ट बुला सकते हो, देन इट इज अ सेटर। ओके, बट वी हैव नॉट, हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो दिस इज अ गेटर, क्योंकि हम मेन फंक्शन से वैल्यू लेंगे। तो void set value int value data is equal to value। तो इसमें मैंने एक फ्रेंड फंक्शन अपना डिक्लेयर कर दिया, फ्रेंड void add xyz और abc। मैं इस कोड में करना क्या चाहता हूँ, xyz के डेटा में दोनों के प्राइवेट डेटा को ऐड करना चाहता हूँ। तो तो मैंने यहाँ पर xyz, और तो सिंस मैंने यहाँ पर abc क्लास को क्लास का नेम यूज किया है, इसलिए मुझे यहाँ पर फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप इस फॉरवर्ड डिक्लेरेशन को हटा दोगे, तो फिर आपका कंपाइलर एरर दे देगा। ऐसे अब मैंने एबीसी क्लास को डिफाइन कर दिया सेम तरीके से, यहीं पर मैंने फिर से फ्रेंड फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया, क्योंकि मैं इसको भी इसका जो सब प्राइवेट पार्ट है वो भी यूज करना चाहता हूँ। सो
इसके बाद मैंने अपने इस फ्रेंड फंक्शन को क्या किया, डिफाइन कर दिया कि मैं इसके अंदर एक्स वाई जेड और एबीसी के ऑब्जेक्ट्स का एडिशन दिखा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट 1 मतलब कि यहाँ पर मेरा एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट 1 और एबीसी का ऑब्जेक्ट 2। तो ऑब्जेक्ट डॉट डेटा ऑब्जेक्ट 2 डॉट डेटा को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मतलब उनके प्राइवेट मेंबर को ऐड कर दिया। अब मैंने इंट मेन में क्या किया, एक्स वाई इसका एक एक्स वाई जेड का एक ऑब्जेक्ट बना लिया एक्स और एबीसी का एक ऑब्जेक्ट बना लिया ए। एक्स में मैंने वैल्यू सेट कर ली 5 और बी ए में सेट कर ली 50। फिर मैंने अपने फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया और वैल्यू 0 रिटर्न कर दिया मेन फंक्शन को। सो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। सो दिस इज हैपनिंग, जो सा मैंने 5 और 50 लिया था, दे बोथ गेट एडेड ओवर हियर। 5 और 50 ऐड हो गए, मेरे पास 55 आंसर है। So thanks for watching this video. So let us meet in the next video. Thank you again.